जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है बेटा? माइक चल रहा है नहीं चल रहा है? ये चल रहा है? ओके, सो भाई स्टार्ट करते हैं। हमारी ओरिएंटेशन में मुलाकात तो नहीं हो सकी थी, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो भाई दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान सिद्दीकी, और आपके पास PRC2 क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, सही है ना? किसी के साथ शेयरिंग नहीं है, टोटल 100% कोर्स मैं पढ़ाता हूँ, सही है ना? मैं जो हूँ वो CA फाइनलिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2016 के अंदर, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो कि इंटरमीडिएट या A-levels करके CA में आते हैं, ठीक है ना? आप लोगों में से इंटरमीडिएट के बच्चे कौन कौन से, और A-levels की कोई आवाम है? ओके, ठीक है। तो आप लोग जैसे इंटरमीडिएट करके आए हो, ठीक है ना, सेकेंड ईयर करके आए हो, तो मैं सेकेंड ईयर करके नहीं आया था, मैं ग्रेजुएशन करके आया था अपना। इसके साथ साथ मैंने जो ऑडिट किया हुआ है, ठीक है, उनमें फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी आती है, उनके अंदर बैंक्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं ये नहीं बताऊंगा। फिर सर, अगर मैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, तो लेट्स से टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे कोई अराउंड 8 साल या 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं मैथमेटिक्स और उसके रिलेटेड चीजें पढ़ाते हुए, ठीक है ना? जिसमें सबसे पहले हमारे पास PRC2 ही आता है, ठीक है। PRC2 में ARTT में अराउंड कोई अक्टूबर 2020 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अक्टूबर 2020 से पढ़ा रहा हूँ मैं। और इसके साथ साथ आपके पास सेकंड स्टेज तो पता है ना, कैफ है आपके पास? कैफ 6 है, ठीक है। क्या है कैफ 6 का नाम? अभी तो कहते तुम लोग पता है। तो भाई कैफ 6 से आपके पास मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, उसके अंदर स्टैट्स पोर्शन में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें A-levels की, अब चूंकि A-levels के स्टूडेंट क्लास में नहीं है तो मैं सब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, कैसे पता चलेगा तुम लोगों को? चलो खैर, कोशिश करते हैं। एक होता है उनका S1 का पेपर, एक होता है उनका S2 का पेपर, एक होता है उनका P1 का पेपर, ठीक है ना। ये तीनों S1 S2 स्टैट्स के पेपर हैं और P1 मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है। सो ये तीनों पेपर मैं पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ O-levels किया हुआ है किसी ने? कोई भी नहीं O-levels वाला? सो O-levels के अंदर मैथ्स एंड एड मैथ्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर सर एक चीज का नाम है ये क्या है, क्या होता है? कमीशन खत्म। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज होते ही है, जो कि कौन कंडक्ट करता है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है फॉर द पोस्ट ऑफ 17 ग्रेड, ऐसा ना?
तो CSS के अंदर मैं दो चीजें पढ़ाता हूं, ठीक है। एक है जर्नल एबिलिटी, जर्नल एबिलिटी पोर्शन है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आता है, और एक है स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, वो भी मैं पढ़ाता हूं अपने पास, ठीक है। इसके साथ साथ अब बाकी बचता है नंबर 6 पर बीकॉम। कोई है जो बीकॉम कर रहा है या पता हो कुछ? नहीं? तो देखो बीकॉम पार्ट 2 के अंदर, बीकॉम पार्ट 2 के अंदर मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, जिसमें से एक आता है हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग, एक हमारे पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक मैं पढ़ाता हूं ऑडिट एंड इनकम टैक्स, ठीक है। ये बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स है। फिर सर बीकॉम पार्ट 1 की भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। अब बीकॉम पार्ट 1 के अंदर मैं सिर्फ दो ही चीजें पढ़ाता हूं, एक है उनकी अकाउंटिंग और एक है उनका बिजनेस मैथ्स, ठीक है ना। क्लास में इंटर कॉमर्स का बच्चा कितना है कोई? क्या वो इंटर कॉमर्स की आवाम नहीं आई क्या? 1 2 3 बस, चलो ओके। सो इंटर कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 की, ठीक है। उनका मैथ्स और कभी कभी इकोनॉमिक्स भी, सही है। अच्छा, फिर इंटर इंजीनियरिंग वाले कितने क्लास में है? नहीं है? बाकी कहाँ से आए भाई? अच्छा, कितने प्री मेडिकल वाले जरा क्लास में हाथ खड़ा करो, माशाल्लाह। अब जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 की, ठीक है ना, बस। मेडिकल वालों को कुछ नहीं पढ़ाता। चलो खैर, ये तो भाई एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा। अब एक काम करते हैं, आप लोग के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के क्या नाम है, सही है ना। खवातीन से स्टार्ट करते हैं। ओके, राबिया, हदीका, कियानी, नहीं, ओके। कितना? क्या? मिसबा, मिसबा, ओके ओके ओके। हाँ, क्या? अजीर, अजय, शरीर, अच्छा। तुमने क्या बोला? उजैफा और उसामा। हाँ भाई लड़के, ओके। हाँ, यहाँ क्या कर रहा है भाई? इसमें ट्रांसफर मारा है या शुगल के लिए बैठा है? ओके फिर ठीक है। उधर दफा हो जाओ। नहीं, वो पुराने बच्चे, इसलिए उनको मैं कह रहा हूँ ऐसा। अच्छा, तो भाई सीन ये है कि मुझे नाम जो है ना वो काफी दिनों में याद रहते हैं। तो मैं एक बच्चे से कोई 10 15 दफा पूछूंगा कि क्या नाम है उसका, है ना। तो ये नहीं सोचना 2 3 दफा बताने के बाद कि यार आपको मेरा ही नाम नहीं पता। तो वाकई नहीं पता यार मेरे को, मैं थोड़े दिनों में याद होता है, सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेडिकल वाली आवाम क्लास में ज्यादा है, हाथ खड़ा करो दोबारा से ताकि आइडेंटिफाई हो मेडिकल वाली आवाम। क्यों आए हो सीए में? पैसे भर दिए ना तुम लोगों ने? बस ठीक है। अब बताओ, अब बताओ क्यों आए हो सीए में? पढ़ने आए हो? ये क्या बात हो गई, पढ़ने आए हो? सभी पढ़ने आते हैं यार। अच्छा, ये बीडीएस के, मुझे एमबीबीएस के अलावा कुछ नहीं पता, तो ऐसा बोलो दूसरी फील्ड। डेंटिस्ट होता है? फिर क्या हुआ?
है क्या चीज? टेस्ट दिया फिर क्या हुआ, पास हो गया? मेरिट नहीं बना, सिर्फ 20,000 ने? वाह, फिर कितने का हुआ वहां पर? पूरी पूरी कराची में तो सिर्फ एनईटी में 20,000 ने दिया, बाकी कहाँ नहीं दिए? तो टोटल कितने बच्चों ने दिया है? कितने परसेंट रेशो है? 3% रेशो है। चलो, और प्राइवेट सेक्टर का क्या हिसाब किताब है? 1 करोड़ से ऊपर? हाँ खान 200 पर है, 24 लाख रुपए पर ईयर है। खैर भाई ये बातें मेरे को समझ नहीं आती यार ये। खैर एनीवे चलो। अच्छा देखो मुझे एक बात बताओ, खैर अब बच्चा सीए में तो आ गया है, अब सीए में सीए होता कैसे है पहले मेरे को ये बताओ। हमने ओरिएंटेशन में, खैर मैं तो नहीं आया लेकिन मुझे पता है क्या हुआ, आपको ये पता चला होगा कि कितनी अटेम्प्ट्स आपके पास हैं, कौन कौन से लेवल्स आपके पास हैं, ठीक है ना, किस लेवल में कितने पेपर्स हैं, सही है, कितना ड्यूरेशन आपको लगता है, क्वालिफाई होने के बाद क्या मिलेगा आपको, मतलब सैलरी अच्छी मिलेगी और गाड़ी मिलेगी, ठीक है ना, और थोड़ा और काम करोगे तो आपकी सैलरी जो है वो कहाँ तक चली जाएगी, कितनी थी? 32 लाख, बढ़ गई अब 33 हो गई। ये 6 महीने पहले तो 32 थी। अच्छा तो भाई इसने इंक्रीमेंट लगा दिया, कोई 33-34 लाख रुपए हो गई है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, ये सारी वो बातें हैं जो कि हर बच्चे को समझ आती हैं, लेकिन मेरी समझ नहीं आती ये बातें। रीजन क्या है, मेरी क्यों समझ नहीं आती? मेरी ये समझ नहीं आती कि चलो एक बंदे को अगर 32 लाख रुपए 30 लाख रुपए अगर सैलरी मिल रही है, ठीक है ना, उसको कंपनी ने गाड़ी भी दी हुई होगी 1.5-2 करोड़ रुपए की, फिर है ना, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो इस लेवल में पहुंचा कैसे है। सबसे पहले तो ये बात है ना यार, उस लेवल पे वो बंदा पहुंचा कैसे है, वो हम भी उसको फॉलो करेंगे तो वहां पहुंचेंगे ना यार। हमने सुन तो लिया यार 30 लाख रुपए सैलरी है, 2 करोड़ की गाड़ी भी है, 10 करोड़ के घर में भी रहता है, लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? ये मेन इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को पता होनी चाहिए। सो अगर किसी को इसका आंसर पता है तो मेरे को बताओ, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? एक टांग पे खड़ा रह के मैं सवाल सॉल्व करूंगा, ये हार्ड वर्क हो गया? कैसे पढ़ के? भाई पढ़ता तो हर बंदा है, पढ़कर तो आप लोग, पढ़कर तो आप लोग मैट्रिक में ही पास हुए और इंटर में भी पास हुए, ठीक है ना, स्कूल में ही पढ़ के पास होते थे, यहाँ कैसे पढ़ोगे? नहीं नहीं, घर जाके कैसे पढ़ोगे? ये ऐसे। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है हर में? भाई ये लड़के का ही नाम है ना ये। हाँ मैं एक दफा टाइम में क्या हुआ कि मैं एक ऑनलाइन में बच्चा था, वो मैं उसका लड़की नाम समझ के लेता रहा मैं। एक दिन वो फिजिकल आया वर्कशॉप में, फिर पता चला लड़का था ये। तो खैर, हाँ कैसे पढ़ोगे भाई? कैसे कंसिस्टेंट, मतलब क्या होता है कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? आज तक बनाई अपनी लाइफ में? कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? 19 साल का, अगर मिसाल के तौर पर 19 साल 20 साल की अवाम बैठी है, 20 साल से बड़ी तो नहीं है ना यहाँ पर, और 19 साल से छोटे वाले 17 18 15 वाला तो कोई नहीं है ना भाई यहाँ पर, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है। खवातीन में कोई है 15 वाला? भाई खवातीन से पूछ रहा हूँ, तुम क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो? आ जाइए आके बैठ जा बेटा। खवातीन में भी कोई 15 साल वाला तो चलो अच्छा शुक्र है। अब भाई सीन ये है कि मेरी ये समझ नहीं आता कि पढ़ाई कैसे करोगे घर जाके। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने आप लोगों को आज 200 सवाल दिए, अब कैसे करोगे? कितने टाइम में करोगे? रोज कितनी देर पढ़ोगे? ठीक है ना,
अच्छा देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, सीखने से पहले भूलना सीखना होगा, ठीक है ना। अब क्या भूलना सीखना है, मैंने सबसे पहले ये चीज सीखनी है कि जिस फॉर्मेट के ऊपर मैं पुराने फॉर्मेट पे स्टडीज करके आ रहा हूं ना, वो सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी बच्चे की 80% आ रही है, 85 आ रही है, 90% आ रही है, कोई तीन नहीं मारा जिंदगी में। मैं बताऊं, कोई तीन नहीं मारा। क्यों तीन नहीं मारा? देखो, जब हम मैट्रिक में थे, या मैट्रिक छोड़ो, स्कूल की बात करो, या ये कौन आ जा रहा है बार बार। जब हम स्कूल में थे, तो हम क्या होता था कि स्कूल में हम इंग्लिश के अंदर 5 चैप्टर याद करते थे, सही है। उस 5 चैप्टर के अंदर हर चैप्टर में 5 सवाल होते थे। कितने सवाल होगा कुल टोटल? तो हमारी टीचर की अम्मी से जान पहचान अच्छी थी, है ना। स्कूल के बाद बात भी करती थी अम्मी टीचर से। तो वो टीचर इंपॉर्टेंट लगा दिया करती थी, बच्चा शाम में ट्यूशन क्यों नहीं घर पढ़ने आता है, तो उससे इंपॉर्टेंट लगा दिए 15 सवालों के ऊपर, कि भाई ये याद करके आ जाना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हर टीचर लगाता है, पहले बोलता है मैं नहीं लगाऊंगा इंपॉर्टेंट, फिर लगा देता था 1 महीने पहले। अब इंपॉर्टेंट लगा दिए 7 सवाल, पेपर में आए 8 सवाल, उन्हीं 7 में से 8 आ गए, और उसमें से कोई 5 सवाल कर लो। ऐसा होता ही नहीं होता? 5 सवाल कर लिया, बच्चा खुश हो गया, वो माँ बाप भी खुशी के मारे पागल हो गए कि 92% आ गई बच्चे की। तीर कोई नहीं मारा उसने। अच्छा आओ, फिर आओ, स्कूल खत्म हो गया, फर्स्ट आता है आपका भाई, ठीक है ना। फर्स्ट आता था, मैं फर्स्ट से नीचे तो आज तक आया नहीं मैं। आओ, मैट्रिक में आए, हाँ ये 10 ईयर भी दूर की बात है भाई। ये देखा कैसे दिल से बात निकली है, 5 ईयर, देखा 5 ईयर। अब 5 ईयर में बच्चा क्या करता है कि ये सवाल हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ये सवाल 1 साल छोड़ के आता है, पिछले साल आ चुका है, इस साल नहीं आएगा। ये सवाल 2 साल छोड़ के आया था, तो आज से 1 साल पहले आया था, इस साल भी बिना भाई लाजमी आएगा। ये है कि हाँ, ये शॉर्ट नोट। अच्छा मजे की बात पता है क्या, बंदा याद भी 5 ईयर से करता है। कोई सवाल उसको नहीं मिल रहा, तो क्या किया, 5 ईयर से याद कर लिया, ठीक है। या अगर चलो कुछ होते हैं जो याद भी नहीं करते, तो रख के ले जाते हैं, है ना। ये इधर की बात हो रही है, इधर नहीं, इधर तो पढ़ने वाले वहां में ना, ये लोग रख के लेके जाते हैं, ये लोग नहीं पढ़ते घरों में, है। अब देखो भाई, अब मैट्रिक में भी ये हुआ कि हमने 5 ईयर करके गए और 90% लिया है। अम्मा अब्बा फिर कुछ ओ मिठाई मिठाई बढ़ गई घर में, खानदान में। फिर आया इंटर, अब बच्चा हो गया थोड़ा सा ढीठ। अब कहने लगा भाई स्कूल में फर्स्ट आता था, मैट्रिक में भी 90% लिया है, अब तो आपका भाई कोचिंग तक नहीं जाएगा। कॉलेज का शक्ल, कॉलेज का आज तक ये नहीं पता कॉलेज के कितने दरवाजे हैं, ठीक है ना। वो अब्बा गए थे, जमा करा के आ गए थे सर्टिफिकेट्स वगैरह हमारे सारे। अच्छा, अब इंटर, वो इंटर पढ़ने गया 4 महीने पहले, ये भी बहुत बता रहा हूं मैं। 3 महीने 4 महीने पहले बच्चा गया पढ़ने, 4 महीने में उसका टीचर ने कोर्स कंप्लीट करा दिया, और वही उसने दोबारा बेंचमार्क बनाया 5 ईयर। 5 ईयर से उसने सवाल सॉल्व करे, और फिर वो 80% ले आया। अब तक क्या चल रहा है, अब तक फुल धोखा चल रहा है। अब तक बच्चा फुल बोतल में उतरा हुआ है कि मेरा भाई फर्स्ट भी आता था मैं ऊपर, 90% भी लिया है, 80% में लिया है। एक्चुअल में उसको अपनी कैपेसिटी का, अपनी काबिलियत का उसको पता ही नहीं है, वो सिर्फ अभी बोतल में उतरा हुआ है ना। एजुकेशन सिस्टम ने फुल टोपी करा दी उसको। अब फिर वो आता है प्रोफेशनल स्टडीज में, तो एक ये बॉडी आई कि सबसे पहले तो ये बंदे के चमाटे कराती है, ताकि थोड़ा सा जो है ना, वो जो नशा हुआ हुआ है वो थोड़ा सा सही हो जाए। नहीं, वैसे भरे आपने, वो पुराने आइटम में पूरे हो गए ना वो तो। अच्छा बैठ जाओ, चलो खैर। तो अब सीन क्या है यार, कि आई कैप सबसे पहले क्या करता है, बच्चे को थोड़ा सा तो होश में दिलाता है कि मेरा भाई रियलिटी की दुनिया वो नहीं है जिस दुनिया में आप रह के आ रहे हो, रियलिटी की दुनिया वो है जहां पे अब आए हो। अब क्या होता है, जो तुम मार्क करके जाओगे इंपॉर्टेंट है वही नहीं आएगा, और जो तुम छोड़ के जाओगे वही सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। कुछ सवालात ऐसे होंगे जो तुमने चैप्टर्स याद किए हुए होंगे, सवाल ऐसा होगा तुम्हारे सर के ऊपर से होगा, बोलो भाई मेरे को तो पूरा चैप्टर याद है तोते की तरह,
एक एक डेफिनेशन याद है, फिर भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। इतनी इतनी मेहनत करोगे, 3-3 4-4 घंटे पढ़ोगे, क्लासेस लोगे, पास पेपर सॉल्व करोगे, तब भी पेपर 45 पे 46 पे फेल हो जाएगा। तो अब ये क्या ड्रामा है? अब तक तो मैं अच्छा पढ़ने वाला जीनियस बच्चा था, अब तो मैं किसी काबिल ही नहीं हूं। पास हुए पता है ना कितने लोग हैं? 6-7 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है कुल टोटल। अभी काशिफ भाई ने बताया था ना कि 12,000 क्वालिफाई है, जिसमें से कुछ टिकट कट चुका, कुछ का कटने वाला है। तो 6-7 हजार कुछ लोग हैं टोटल पॉपुलेशन के अंदर से, ठीक है ना? उसमें से पासिंग रेशो कितने का है? कभी देखा है कि सीए में लोग कितने आते हैं और क्वालिफाई कितने होते हैं? और कितने लोग सीए से छोड़ देते हैं? वो क्यों सीए से छोड़ देता है? वो सीए इसलिए छोड़ देता है क्योंकि भाई उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैंने अब करना किस तरीके से काम, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप जिस फॉर्मेट में आए हो वो फॉर्मेट एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है, एक प्रोफेशनल स्टडीज का है, ठीक है? मजाक बिल्कुल नहीं समझना। और ये तो सोचना ही नहीं कि 5.5 साल का सी आपका भाई 4 साल में निकाल लेगा। वो इंसान के बच्चे नहीं निकालते, जिनके बच्चे होते हैं वो, जो 5 साल का सी है जो है वो 5.5 साल का सी है 4 साल में 4.5 साल में निकाल देते हैं। वो जिनके बच्चे कैसे दिखते हैं वो भी बिल दूंगा मैं उन लोगों से, ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये मेरा भाई कि आज के बाद आप लोग जब घर पे पढ़ने बैठोगे तो ये बिल्कुल मत सोचना कि यार आप आधा घंटा पढ़ोगे, आधे घंटे पढ़ने के बाद उठ जाओगे, आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होता रहेगा। बिल्कुल बेकार की बात है, ठीक है? मैं देखो एक बात बोलता हूं कि बंदा, अभी तुम लोग छोटे हो, ठीक है ना? थोड़े और बड़े हो गए, तुम लोगों की आपस में दोस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। इधर आपस में, इधर आपस में नहीं, इधर आपस में, ऐसे ऐसे आपस में नहीं होंगी। बोलते हम नहीं करेंगे, सही है? तो पहले इधर आपस में होंगे, फिर इधर आपस में होंगे, फिर इधर उधर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना? कोई कहीं पढ़ाने बैठ जाएगा, कोई कहीं समझाने बैठ जाएगा, तो खैर चलो चलता रहेगा। अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि बंदा जब दोस्ती हो जाती है तो फॉरेन प्रोमिसेस वगैरह, सारे कस्में वगैरह, आप बस बोले मैं चर्चा छलांग मारूंगा, है ना? तो कहने का मकसद ये, रिजल्ट कुछ नहीं निकलना उस बात का। पुप्पो उंगली बना देंगे, हो जाएगा, कटा दिया जाएगा बकरा। तो कहने का मकसद ये है कि बंदा कामयाब वो होता है जो अपने आप से सिंसियर होता है, ठीक है? हर बंदा वो कामयाब है जो अपने आप से सिंसियर है। देखो हमारे पेरेंट्स ने ना हमें इस काबिल खड़ा कर दिया है कि अब हम यहाँ आके खड़े हो गए, ठीक है ना? अब हम अपने अच्छे बुरे के खुद जिम्मेदार हैं, सही है? अब अच्छे बुरे का जिम्मेदार का मतलब क्या है? अगर आपको ये लगता है कि यार आपने कुछ अचीव करना है पेपर में आगे जाके, मतलब कुछ बन के दिखाना है अपने माँ बाप को, तो वो बातों से नहीं बनते बेटा। अगर बातों से बनते होते ना तो आज तक पाकिस्तान की 90% आवाम क्वालिफाई हो जाती। बातें करने में तो वैसे ही आगे पाकिस्तान की आवाम, क्यों? तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप खुद से जो है वो, क्या बोल सकते हैं, खुद से सिंसियर हो सकते हो तो आप अपना सीए में काम निकाल सकते हो, अदरवाइज आप जो है ना पेपर पास अपने नहीं कर सकते, ठीक है? अब सर एक बात ये आती है, चलो ये बात तो मेरी समझ में आ गई। अब एक सवाल है, उस सवाल का ये है कि सीए कैसे होता है? ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल है। सो मेरा भाई एक फॉर्मेट है जिसपे आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर कभी जिंदगी में नहीं रुकेंगे। किसी की ताकत नहीं आपके पेपर रोक सके अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे। और इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे तो अपना अंजाम उन्हीं लोगों में पाओगे जो कि 3-4 साल जाया करते हैं और फिर बोलते हैं यार सीए बहुत मुश्किल है, हमारे पैसे जाया हो गए, अब हम जा रहे हैं बीकॉम करने, ठीक है ना? 4 साल में जो तुम्हारा दो जिसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, 4 साल बाद वो ग्रेजुएट हो जाएगा, ठीक है? 50-60 हजार रुपए की उसकी नौकरी भी लग जाएगी। लेकिन 4 साल बाद जब तुम्हारे पेपर नहीं निकलेंगे तुम वही इंटरमीडिएट के इंटरमीडिएट ही रहोगे, ठीक है ना? तो 4 साल में अगर वो निकाल रहा है तो हमने भी जान मारनी पड़ेगी अपनी, ठीक है? तो सबसे पहली चीज है भाई कि ये सीए कैसे होता है। तो मैं एक फॉर्मेट लिखता हूँ भाई, मुझे बताओ कि दिन में कितने घंटे होते हैं? 34? अच्छा 24। 24 घंटे होते हैं भाई दिन में, ठीक है ना? अब 24 घंटों में से लेट से आप 8 घंटे क्लासेस के निकाल दो। आज 6 घंटे क्लासेस है ना, आप 8 घंटे क्लासेस के निकाल दो अभी, क्योंकि एक हफ्ते बाद ड्यूरेशन बढ़ जाएगा आपकी क्लास का ना, हफ्ते दिन में 4 क्लासेस हुआ करेंगे। सो एक काम करो, क्लासेस के 8 घंटे निकाल दो, कितने बचे? 16 घंटे बचे।
अब मुझे एक बात बताओ, 16 घंटों में से 2 घंटे ट्रेवल के निकाल दो, क्योंकि जाहिर सी बात है डोरेमोन का दरवाजा तो है नहीं कि खोला क्लास में फिर खोला घर में, है ना। तो ट्रेवल के 2 घंटे निकाल दिए, तो कितने घंटे बचे? अब ये 14 आवर्स बचे, कितने घंटे सो गए? 12। ये दिल से बात निकली है 12 घंटे की वैसे। 8 घंटे तो कभी जिंदगी में कोई नहीं सोया। 6 घंटे कौन सोता है भाई? तुमने बोला है ना लड़की है। हाँ, 10 आवर्स। भाई एक काम करो ना, 8 घंटे सो यार, बस बहुत हो गया यार। कितने घंटे बचे? 6 घंटे बच गए। अब 6 घंटे में से एक काम करो, 1 घंटा ऐसी फालतू निकाल दो। 1 घंटा ऐसी फालतू का निकाल दिया। अब जब 1 घंटा फालतू का निकाल दिया मैंने, कितना टाइम बचा मेरे पास? मेरे पास 5 घंटे बचे। इस घंटे में मोबाइल यूज करना है? नहीं मेरा भाई, मोबाइल यूज नहीं करना है इस टाइम के ऊपर। इस टाइम पे आपने एक काम करना है जिसका नाम होता है सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या? खुद से पढ़ना है। अब मैं खुद से क्या पढ़ूं? अभी बताता हूँ खुद से क्या पढ़ूं। मुझे पहले एक बात बताओ कि टोटल 24 घंटों में से अपने स्टडी को कितना टाइम दिया तुम लोगों ने? 8 घंटे पहले दिए थे क्लासेस के, वो भी पढ़ाई तो था, जाया थोड़ी किए थे वो टाइम। 5 घंटे और दिए, कितने हो गए? 13 घंटे। निकालो जरा 13 घंटे कितने बचे हैं। मुझे एक बात बताओ यार, तुम अपना फ्यूचर बनाने के लिए तुम 13 घंटे यूज कर रहे हो, ठीक है, और फ्यूचर ना बनाने के लिए 11 घंटे, ये फेयर है या नहीं है? है ये फेयर तो नहीं है सर। हो सकता है यार 15 घंटे मैं पढ़ूं, 6 घंटे अलग करूं या 9 घंटे अलग करूं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम करो, आप इसको इसी फॉर्मेट के ऊपर रखो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता, बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं यार आप अपनी सोशल लाइफ छोड़ दो, ठीक है ना, दोस्तों में उठना बैठना छोड़ दो, या रिश्तेदारों में जाना छोड़ दो, शादियों में जाना छोड़ दो। नहीं ऐसा नहीं है, बेकार की बात है यार ये। ठीक है, मैं बोलता हूं आप अपना बेंचमार्क का काम आज करो। अगर आपने बेंचमार्क बनाया हुआ है कि यार अकाउंटिंग के 2 सवाल सॉल्व करने हैं, इकोनॉमिक्स से 2 सवाल याद करने हैं, अब आप वो काम कर लो, उसके बाद जो मर्जी चाहे वो करो। किसने मना किया? आज का काम आज कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। तो हमेशा क्या होगा कि आप अपने क्या रहोगे, टीचर से लेवल में रहोगे, अप टू डेट रहोगे। तो आज का काम आज करने की आदत लाजमी आप लोगों ने डे 1 से डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमारी आवाम का देखो, एक बात, मैं भी इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हूं, ठीक है ना। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जब तक हमें किसी चीज का डर खौफ नहीं होता ना, हम नहीं पढ़ते। ये बात हकीकत है या नहीं है? आखिरी दिन तो हम एडमिट कार्ड जमा कराने जाते हैं जब हमें पता होता है कि 1 हफ्ते से 1 महीने से एडमिट कार्ड आए हुए हैं। आखिरी दिन ही कॉलेज पर रश होता है। ऐसा है या नहीं है? तो मेरा भाई, सिंपल सी बात ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि आपकी एक अटेम्प्ट 6 महीने की है, वो 6 महीने यूं 2 हफ्तों में खत्म हो जाएंगे। जो पीछे लोग बैठे उन लोगों से पूछ लो कि वो तो बोलते हैं अभी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले हमने अटेम्प्ट तो स्टार्ट की थी, आज 6 महीने खड़े, पेपर आ गए, 23 तारीख को पेपर है, ठीक है ना। सो कहने का मकसद ये है मेरा भाई कि आप बेंचमार्क के हिसाब से काम करोगे, ठीक है। जो आपने बेंचमार्क डिसाइड किया, अगर खुद से डिसाइड नहीं हो रहा तो अपने टीचर से डिसाइड कर दो, मैं आप लोगों को अपना बेंचमार्क बना के दूंगा, ठीक है, कि क्यूएम का आपने रोज कितना काम करना है, ठीक है। इन लोगों की बातों में नहीं आना, ये सब बेकार बातें करेंगे, इन लोगों को नहीं बताना है। अभी तो अलग बात है, अभी इन लोगों को असाइनमेंट, भाई इन लोगों को असाइनमेंट वगैरह के बारे में अभी कुछ नहीं बताना। अभी सब ये नए लोग हैं, अभी कुछ नहीं बताना, चुप रहना। ऐसी ये बेकार की बातें हैं, छोड़। पता नहीं 2 घंटे कौन सी क्लास ले रहा है भाई तू। हमारे यहाँ तो 8 घंटे हो रही है। एनीवेज चलो खैर, कहने का मकसद ये है मेरा भाई कि अगर आप अपना बेंचमार्क बना के चलोगे, रोज का काम आप रोज करोगे, इसके अलावा सोशल लाइफ में आप कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई का काम पहले कर लो। बंदा क्या करता है, फालतू काम पहले करता है, पढ़ाई का काम बाद में करता है। नहीं यार, पढ़ाई का काम पहले करोगे और फालतू काम बाद में करोगे आज से, ठीक है ना। ये बात को याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज होता है, एक चीज होता है आपके पास कि बंदा फेल क्यों होता है। ये वैसे है अजीब बात, आज हमारी ये पहली क्लास में बता रहा हूं फेल कैसे होता है बंदा।
ये मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है यार, आप लोगों के लिहाज से भी होगी, सोचना जरा इस बारे में। भाई अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं ये गुनाह करूंगा और मैं दोजख में जलूंगा, तो आज हर बंदा जो है ना नमाजी हो। क्या ये बात सबको पता ही नहीं पता? है ना? अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा भाई मोबाइल चलाने से मैं दोजख में जाऊंगा, तो मैं मोबाइल चलाना छोड़ दूंगा आज के बाद। ऐसा है या नहीं है? यहाँ मैं गाने सुनूंगा तो जहन्नुम में जाऊंगा मेरा भाई, मोबाइल में गाने नहीं सुनूंगा आज के बाद से, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे आज ये पता चल जाए कि रीजन ऑफ फेलियर क्या है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैंने इनमें से कोई एक भी काम किया तो मेरा पेपर तो फेल होना ही होना है, टाइम भी जाया होना है, पैसे भी जाया होने हैं माँ बाप के। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सबसे पहली चीज, ये क्या लिखा है मैंने? ये मैंने लिखा सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि बंदा ये नहीं करे कि यार अगर एक स्टडी टेक्स्ट में 10 चैप्टर हैं तो 10 में से 8 याद करें, दो बेकार दो याद नहीं किए। क्यों? क्योंकि उनकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज कम है। ये सबसे बड़ा जाहिल है वो बंदा, सबसे बड़ा वो जाहिल है जो ये करता है, सेलेक्टिव स्टडी करता है। देखो सेलेक्टिव स्टडी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आई कैप को आपके हर एक चीज का पता है। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, हमारे माँ बाप हमारी शक्ल देख के बता देंगे कि हम जो है वो सही हरकत करके आ रहे हैं, गलत हरकत करके आ रहे हैं। वो अलग बात है, हमारे मुंह पे नहीं बोल रहे, उनको सब चीजों को पता है। जैसे बड़े बूढ़े होते थे, दादी दादा होते थे, सामने वाले को देख के बताते थे कि बेटा ये इतने पानी में है। वो कैसे होते थे कि उनको उनको पता है कि पीछे क्या काम हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करोगे तो आईकेप के एग्जामिनर को ये बात पता है कि मेरा भाई इस उम्र का बच्चा जो है वो सिलेक्टिव स्टडी करके आ रहा है। मैं बोलूंगा 95% बच्चा सिलेक्टिव स्टडी कर रहा है जब भी फेल हो रहा है। 95% बच्चा, ज्यादातर जो बच्चों फेल होने वालों की लिस्ट है वो 40 से 50 के बीच में। ये तो पता है ना 50 वाला पास होता है, ठीक है? हर सब्जेक्ट में 50 वाला पास होता है। 95% 90% बच्चा 40 और 50 के बीच में फेल हो रहा है। फिर वो बोलता है कि क्लोज मार्जिन से रह गया, 6 मार्क्स से रह गया, 8 मार्क्स से रह गया। नहीं मेरा भाई, 1 मार्क्स से भी रहेगा तब भी फेल है वो। तो कहने का मकसद ये मेरा भाई, तौबा कर लेना कि सेलेक्टिव स्टडी आज के बाद कभी नहीं करना, ठीक है ना? अगर पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस हर एक चीज कवर करोगे, कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाओगे। अच्छा एक और बात होती है, एक और बात क्या होती है कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर एक डेफिनेशन है 5 लाइनों की, उस 5 लाइनों के अंदर मुझे स्टार्टिंग की 2 लाइनें बराबर समझ आ रही है, एंड की 2 लाइन, एक लाइन बिल्कुल समझ आ रही है, बीच की 2 लाइनें समझ नहीं आ रही, क्या करूंगा? क्या करूंगा? मैं इंटरमीडिएट वाली आवाम की बताऊं, मैं रट्टा मार लूंगा। है? मैं क्या कर लूंगा? मैं रट्टा मार लूंगा, एज इट इज लिख के आ जाऊंगा। मेरे को क्या क्या लिखा है उस लाइन के अंदर। अच्छा, आई कैप उन्हीं 2 लाइनों का मतलब पूछता है। आई कैप को ये बात पता है कि बच्चे को ये 2 लाइनें समझ नहीं आई है, वही तो टेक्निकल बात लिखी है जो समझ नहीं आ रही, उसी को तो समझना है। आई कैप उन्हीं 2 लाइनों के बारे में सवाल लिखेगा, बताओ एक्सप्लेन करो इन 2 लाइनों का मतलब क्या है। अब वहां तो तोड़ गए, क्योंकि मैं तो रट्टा मार के 2 लाइनें याद करी थी, कॉन्सेप्ट तो मेरे ध्यान में था नहीं कि अब मैं लिखूंगा क्या है इस बारे में। तो मैं अपने पास से लिख के आया। तो हमारे किसी टीचर ने बताया था बेटा अपने पास से लिख के आ जाना बीच बीच में कुछ भी। हमारे टीचर ने तो बताया था, तुम्हारे टीचर ने बताया नहीं बताया ये बात कि बोर्ड वाले ऊपर का देखते हैं नीचे का देखते हैं, बीच में अपने पास से कुछ भी लिख देना। यहाँ बोर्ड वाले नहीं देखते, यहाँ बोर्ड वाले लॉजिकली साउंड देखते हैं बच्चे को, कि बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। तो तौबा कर लेना मेरा भाई, सेलेक्टिव स्टडी कभी जिंदगी में नहीं करना, और रट्टा मारने की कभी नहीं सोचना भाई। अगर आप ये सोचोगे यार मैं इकोनॉमिक्स का रट्टा मार के लेके जाऊंगा, आईटीबी का रट्टा मार के लेके जाऊंगा, कभी भी नहीं करना। आप लोगों के लिए, पेपर के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना? दूसरी चीज, इनकंसिस्टेंट बंदा। इनकंसिस्टेंट की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक वो बच्चा है जो अपने मूड के हिसाब से पढ़ता है, जो कि 98% अवाम है। अपने मूड के हिसाब से पढ़ेंगे, नहीं मूड होगा तो नहीं पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, जबरदस्ती थोड़ी पढ़ेंगे। नहीं भाई जबरदस्ती पढ़ोगे यार। मूड गया ऑयल लेने, यहाँ पहले पढ़ना है मैंने, ऑयल ऑयल बेटा, फर्स्ट क्लास है, आहिस्ता आहिस्ता इनको ग्रूम करेंगे, अभी डायरेक्ट थोड़ी करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि भाई इनकंसिस्टेंट बंदा कभी भी उसके पेपर पास नहीं होंगे। आपने
ऐसा नहीं करना कि यार मेरा अभी मूड नहीं है मैं देर में पढ़ूंगा, मेरा आज मूड नहीं है मैं कल पढ़ लूंगा, मेरा आज मूड नहीं है परसों पढ़ लूंगा। नहीं यार, आपने रोज का काम रोज करना होगा। अच्छा, एक और चीज, स्टार्टिंग के अंदर ना बच्चा बहुत पैशनेट होता है। अभी मैं आपको दूं ना यार, आप 10 सवाल करके लेके आओ घर से, आप कर लेके आओगे। हर बच्चे को जुनून हुआ कि यार मैं पहली दफा आया हूं, मैं जान मारूंगा करूंगा। लेकिन ये जो पैशन है ना बच्चे का, ये बरकरार नहीं रहता। ये पैशन बच्चे का 2 महीने बाद खत्म हो जाता है। भाई एफएम बाद में शुरू होगा ना यार, अभी रुक जाओ। तो ये क्या होता है, ये पैशन अगर आप बरकरार रखोगे कि यार आपको पढ़ने में मजा आएगा, तो आप क्या करोगे बेटा, आप कभी भी इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट नहीं होगे। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्लास से ऑनलाइन क्लास में स्विच करते हैं, ठीक है ना। फिर वो ऑनलाइन क्लास से रिकॉर्डेड लेक्चर्स में स्विच करते हैं, फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर से सीए से स्विच करते हैं, ठीक है ना। ये एक पूरा सीक्वेंस है। अच्छा, इस बीच बंदा कैंटीन भी जाता है, इस बीच बंदा जो है वो गेमिंग जोन में भी जाता है। वो एक प्लस पॉइंट है ताकि वो सीए से जल्दी बाहर निकले। एक लाइब्रेरी का रास्ता भी है जो आपको सीए जल्दी कराएगा, और गेमिंग जोन कैंटीन का रास्ता है वो जल्दी बाहर निकालेगा आपको, ठीक है ना। तो कहने का हमारे पास दोनों दरवाजे हैं। कहने का मकसद ये मेरा भाई कि इनकंसिस्टेंट कभी नहीं होना। अगर आपने अपना सीरीज बनाई हुई कि यार मैंने फिजिकल क्लासेस लेनी है तो फिजिकल ही लेनी है मैंने, और अगर आपने डिसाइड कर लेना कि यार मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी तो ऑनलाइन ही लेनी है, रोज लेनी है क्लास, मैंने ये टाइम पास नहीं करना यहां पर, ठीक है ना। तीसरा इम्पैक्ट क्या होगा, भाई लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि आप कभी भी पेलने की कोशिश नहीं करो। ये सिंपल सी बात है। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर मुझे 4 मार्क का सवाल है, सुनना बात को, 4 मार्क का सवाल है, हमारे टीचर्स ने हमें क्या बोला हुआ है कि भाई कम से कम आधा पेज तो लिख के आना। मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर, मार्क्स नहीं देगा, कम से कम आधा पेज लिख के आना। अगर शॉर्ट नोट है 10 मार्क का है तो कम से कम 1.5 पेज लिख के आना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब बच्चा ठूक के चला जा रहा है, लिख के चले आ रहा है, लिख के चले आ रहा है, उन्हें 1.5 पेज भर दिया। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब देना पड़ेगा, भले वो 2 मार्क का हो, भले वो 200 मार्क का सवाल हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो आपने यही लिख के आना। आप ये नहीं लिख के आना कि मेरे अब्बू का नाम ये, अम्मी का नाम ये और मेरी इतनी उम्र है, ठीक है ना। सो लैक ऑफ नॉलेज जब भी होगी, पेपर आपका पास नहीं होगा, ठीक है ना। एक और चीज, लैक ऑफ प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है। भाई पेपर पूरा नहीं हुआ हमारा, पेपर बहुत लेंथी था, 10 सवाल थे, मैंने 6 ही अटेम्प्ट करे, 4 रह गए, इस वजह से फेल हो गया। वरना आपके भाई को तो बाकी 4 भी आते थे। हैं, नहीं ऐसे कैसे बात होगा, कंपलसरी वाले तो 4 तो छोड़ दिए उसने, ऑप्शनल वाले 6 करके बैठा है। नहीं, 100% पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 100% पेपर अटेम्प्ट करोगे तो जाके पासिस के चांसेस ज्यादा होंगे भाई। क्योंकि आपने जो 6 सवाल अटेम्प्ट करे हैं, मिसाल के तौर पर 60 मार्क्स के, तो 60 मार्क्स तो आपके लिहाज से है ना, उसमें गलतियां वगैरह माइनस करो तो वही 40 आ गया पीछे, वही 35-40 पर आ गया बंदा। तो अगर मैं 100% पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे चांसेस ज्यादा होंगे कि मेरा पेपर पास होगा। अच्छा, 100% पेपर अटेम्प्ट कैसे होगा भाई, वहां तो 4 सवाल छूट गए मेरे, टाइम इतना शॉर्ट था, इतना टाइम लग गया इन 6 सवालों में। तो आपकी रोज की बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप रोज अकाउंटिंग के फाइनल अकाउंट्स के 3 सवाल सॉल्व करोगे तो पेपर में आपका कभी भी फाइनल अकाउंट का सवाल जो है वो टाइम नहीं लगाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरी। अगर आप क्यूएम में रोज 25 सवाल 30 सवाल सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई 300 सवाल कब मैंने सॉल्व करवाए तुम लोगों से रोज, 30 सवाल दिए मैंने रोज के। तो 30 सवाल अगर आप रोज सॉल्व करोगे तो कभी भी आपका पेपर जो है वो नहीं रुकेगा और टाइम से पहले खत्म होगा। इनफैक्ट आप उस पेपर को रिव्यू भी कर सकते हो कि हो सकता है कोई गलती पकड़ में आ जाए मेरी, ठीक है ना। अब सर सीन क्या होगा
कि जब लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगी तो एक और मसला होता है जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ये क्या बात है? अभी चुप रहो, पीछे वाले चुप रहेंगे सारे। नहीं नहीं, ये थोड़ी, नहीं नहीं यार, जरा पीछे वाली आवाम चुप होके बैठे, वरना दरवाजा खुला है। समझदार के लिए इशारा काफी है बस। हाँ, क्या ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? अरे कुछ तो बोलो। इतने तुम लोग स्टेटस लगा दो फेसबुक पे इंग्लिश के अंदर। हाँ, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या है कि जो सवाल पूछ रहा है आई के, मैं उसका आंसर नहीं लिख रहा, मैं किसी और चीज का आंसर लिख रहा हूं। ठीक है ना? मुझे पता है मुझे सवाल ही समझ नहीं आ रहा, अगर मुझे सवाल ही समझ नहीं आएगा तो मैं आंसर लिख नहीं पाऊंगा भाई। तो सबसे पहले क्या होता है कि ड्राफ्टिंग टेक्निक्स का मतलब ये होता है कि आपको सवाल समझ के सवाल के हिसाब से ड्राफ्टिंग करनी है, सवाल के हिसाब से अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है, आंसर को लिखना है। मैं एक बात बोलूं, अगर आई के आज बोले ना कि मैं पीआरसी के अंदर सब बच्चों की जो है वो डेली रूटीन चेक करूंगा, डेली रूटीन जिसने अच्छी लिखी होगी उसकी पास कर दूंगा, जिसने फेल, तो एक बच्चा पास नहीं होगा। हमें अपनी डेली रूटीन लिखनी नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश तो हमने पढ़ी नहीं होती है ना? इंग्लिश की क्लासेस तो हमने ली नहीं होती है, कभी ग्रामर तो दूर से नहीं गुजरी। नहीं सर, मेरे को पक्का पता है इधर हमारे कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, इससे थोड़ी होती है ड्राफ्टिंग मेरा भाई। ड्राफ्टिंग थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी जितने लोग ये पीछे बैठे हुए अभी हंस रहे हैं ना, ये अभी जब कैफ में जाएंगे और कैफ में इनका प्रैक्टिकल वाला पेपर पास हो रहा होगा, कैलकुलेशन वाला, और थ्योरी वाला फेल हो रहा होगा, तब बोलेंगे यार थ्योरी समझ नहीं आती, पता नहीं क्या होता है। फिर जब ऑडिट या हलक में रुक जाएगा, अब भाई सीन क्या है? सीन ये है कि ड्राफ्टिंग के ऊपर मैंने रिटन वाले पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, हमारे जहन में पता है क्या होता है, हम बोलते हैं ना यार प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस हमारे जहन से लिंक है कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस करनी है मैंने, उसी में प्रैक्टिस होती है। थ्योरी में कहाँ प्रैक्टिस होती है? अरे मेरा भाई, थ्योरी में प्रैक्टिस होती है। थ्योरी के अंदर जब केस सिनेरियोज आते हैं, लॉ में सवाल आएगा कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से बाइक ले ली, पहले वाले बंदे ने पैसे नहीं दिए उसको, उसने उसके चाकू मार दिया, अब बताओ क्या होगा? ये केस सिनेरियो आ गया। अब बंदा पढ़ रहा है, नहीं, अब ये बताओ कि लीगल ऑब्लिगेशन किसके ऊपर लगेंगी, कौन पैसे देगा, कौन जेल जाएगा? अब मैं तो लिख के आ जाऊंगा मिस्टर ए जेल जाएगा। ये मैं जज थोड़ी हूं, मैंने सवाल को एक्सप्लेन करना है, मैंने सवाल की ड्राफ्टिंग करनी है, मैंने उस डेफिनेशन से लिंक करना है जिस डेफिनेशन के अंदर ये सिनेरियो डिस्कस हुआ है। फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देने के भाई उस डेफिनेशन के अंदर ऐसा लिखा हुआ था, वहां से मैं ड्राफ्टिंग करते हुए आ रहा हूं, अब मैं लिखूंगा इस स्टेटमेंट को। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ड्राफ्टिंग जो है एक बहुत की रोल प्ले करता है थ्योरी वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। जिसकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, थ्योरी का पेपर कभी जिंदगी में पास नहीं होगा, भले कुछ भी कर ले वो। ठीक है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। करेक्ट डायरेक्शन, नंबरिंग गलत होना मतलब क्या? क्या मतलब नंबरिंग में याद हो रहा है, जो मैं इतनी देर चिल्ला रहा हूं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है? अब सही है नंबरिंग? नहीं, अभी भी गलत है। अब सही है? अब सही। अच्छा देखो, अब देखो करेक्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है। एक बंदा है, अब वो कहता है कि यार मैंने अकाउंटिंग के ऊपर 2 रजिस्टर भर दिए पूरे पूरे, फिर भी मेरा पेपर फेल हो गया। मैंने क्यूएम के ऊपर कोई 5,000 सवाल सॉल्व करे, तब भी मेरा पेपर फेल हो गया।
पता है सीन क्या है? उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, वो सॉल्व तो कर रहा है। अगर हम नमाज पढ़ रहे हो और नमाज पढ़ते टाइम हमारे जहन में पढ़ाई का या इधर का या लंच का या उधर का ख्याल आना शुरू हो जाए, या घर से निकलूंगा बस मिलेगी नहीं मिलेगी, बाइक पंचर होगी नहीं होगी, ये सब दिमाग में सोच रहा है बंदा, तो उसकी नमाज नहीं हो रही है था भाई, वो नमाज अदा नहीं हो रही, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है खड़ा होकर, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, जब तक आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन से वो काम नहीं करोगे, जब तक वो काम नहीं होगा। ठीक है ना? तो करेक्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है? बालों का बच्चा क्या करता है कि सही से नहीं पढ़ रहा होता, उसको बोला जा रहा है कि मेरा भाई 3 सवाल सॉल्व कर, अब वो 3 सवाल उसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसको शॉर्ट क्वेश्चन समझ के सॉल्व किए चले आ रहा है, वो फायदा ही नहीं है। पेपर में डिस्क्रिप्टिव आएगा तब क्या करेगा वो? ठीक है ना? तो करेक्ट डायरेक्शन के अंदर हमें अपने पास काम करना होगा। ठीक है, और 7वें नंबर के ऊपर वो एक रेगुलर स्टूडेंट हो। एक होता है रेगुलर स्टूडेंट, एक होता है विजिटिंग स्टूडेंट। और एक होता है रेगुलर प्लस विजिटिंग स्टूडेंट, ये नया आया है मार्केट में। रेगुलर प्लस विजिटिंग स्टूडेंट कॉन्सेप्ट पुराना ही है, इसके पीछे वर्डिंग नया है। तो रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है कि भाई वो बंदा रोज आके आके क्लास लेता है, सीधा सीधा क्लास लेता है, सीधा सीधा क्लास से बाहर जाता है, घर जाता है अपने। विजिटिंग स्टूडेंट क्या है? कभी मूड आया तो क्लास में, कभी मूड आया तो कहीं और, कभी घर में। रेगुलर प्लस विजिटिंग स्टूडेंट का मतलब क्या है? भाई अच्छा खासा बंदा पढ़ने वाला था, लेकिन उसकी सोहबत ने उसको बिगाड़ दिया। अभी कभी वो लंच लेने जा रहा होगा, कभी वो बिरयानी खाने जा रहा होगा। ठीक है ना? ज्यादा हुआ तो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी बंदा प्रोवाइड कर देता है, बाइक तो वैसे ही दिलाई दिया अब घर वालों ने। तो कहने का मकसद ये है मेरा भाई, विजिटिंग स्टूडेंट कभी पेपर पास नहीं करेगा, और रेगुलर प्लस विजिटिंग स्टूडेंट भी कभी पेपर पास नहीं करेगा। आपने एक रेगुलर स्टूडेंट होना पड़ेगा हर सूरत के अंदर। ठीक है ना? तो आपका पेपर पास होगा, अदरवाइज पेपर पास नहीं होगा। देखो मैं एक बात बोलता हूं कि ये जो रीजन ऑफ फेलियर मैंने आपको लिखवाए ना, इसको रोज अपने सामने रखो, रजिस्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर इसको रखो, लिख लो। और जब भी आपको लगने लगे ना कि यार अब तो मेरा पेपर फेल होने वाला है, तो आप इस चीज को अपने सामने रखेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि यार मैं कहीं इस लिस्ट में फॉल तो नहीं कर रहा। अगर इस लिस्ट में फॉल कर रहा हूं तो मेरा ठिकाना जो है ना, फिर वो पेपर फेल ही है। बारी बात समझ में? तो बराए मेहरबानी इस चीज को ना जरा अपने फर्स्ट पेज के ऊपर लिख लीजिए अपने हाथों से, शाबाश, बड़ा बड़ा लिखना। अच्छा एक चीज और होती है, हमारी आवाम को ना पेपर सजाने का बड़ा शौक है। हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे 2 लाइनें भी लगाएंगे, उसके नीचे उसके साइडों में 2 मेहंदी के फूल भी होंगे, है ना? स्केल लेंगे वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनों वाला ऐसे लगाएंगे, ग्लिटर से लाइन खींचेंगे। नहीं मेरा भाई, आज के बाद आप सिर्फ एक पेन यूज करोगे, वो है ब्लैक बॉल पेन। जो इंक पेन है इनको फेंक दो, घर से पेंसिल है वो फेंक दो, सिर्फ ब्लैक बॉल पेन यूज करोगे, इसके अलावा कोई पेन यूज नहीं करोगे। ठीक है ना? कैफ के अंदर सिर्फ ब्लैक बॉल पेन अलाउ है। ठीक है ना? तो आज के अंदर डालेंगे तो कल जाके देंगे ना, वरना तो ब्लैक बॉल पेन यूज करेंगे सिर्फ। एक लड़की है, उसका ऑडिट के अंदर मेरिट आया था, तो उससे पूछा, उसका वीडियो इंटरव्यू भी है, कि तुम्हारा मेरिट कैसे आया? तो वो कहने लगी कि मैंने कभी अपनी राइटिंग पे गौर नहीं दिया, कभी मैंने अपनी राइटिंग पे गौर नहीं दिया। मैं ए बनाती हूँ तो ए बनाती हूँ, ए का बी नहीं कर देती हूँ घुमा घुमा कर। ठीक है ना? मैंने पूरा पेपर सिर्फ ब्लैक बॉल पेन से दिया, हेडिंग्स डाली भी नॉर्मल डाली, ऐसे नहीं डाली कि मैं सजाई चली जा रही हूँ हेडिंग्स को। क्योंकि आईकैप को पेपर की प्रेजेंटेशन या पेपर सजाने से कोई गर्ज नहीं है, वो कभी पेपर पास नहीं करेगा। वो उसको उस मटेरियल से मतलब है, जो मटेरियल आपने आंसर में लिखा है वो उसको वो चाहिए, वो दोगे आप उसको, वो पूरे मार्क्स देगा। वो नहीं दोगे सजाए चले आओ पेपर, कभी पास नहीं होगा भाई पेपर। ठीक है ना? सो जरा पेपर की प्रेजेंटेशन से ध्यान हटाकर, सजाने वजाने से ध्यान हटाकर जरा मटेरियल के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें लिखनी है आपने, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, और ये जो मैंने आपको रीजन ऑफ फेलियर बताया है।
भाई हो गया? ये भाई कॉपी कर लिया? अच्छा जी, अब मेरा भाई इधर देख लो। अब सर बात आती है कि पासिंग रेशो क्या है। क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स का पासिंग रेशो क्या है, कितने लोग पास होते हैं। देखो आईकेप के रिजल्ट के लिहाज से, आईकेप के रिजल्ट के लिहाज से क्यूएम पास करने वाली आवाम जो है वो कोई 40 से 45% के बीच में है। मतलब कि 100 बच्चे अगर पेपर देंगे तो 40 या 45 बच्चे पास होंगे या 20 बच्चे पास होंगे। इससे ऊपर बच्चा पास ही नहीं हो रहा, तो गलती क्या हो रही है कि 55 बच्चा 60 बच्चा फेल हो रहा है यार। एक बड़ा नंबर फेल हो रहा है। कोई 90% 80% रिजल्ट हो तो बात समझ में आता है कि 10% तो फेल होना ही होना है। ठीक है, इतना बड़ा नंबर क्यों फेल हो रहा है? पास होने वालों की तादाद कम है, फेल होने वालों की ज्यादा है। अकाउंटिंग का भी कोई यही हिसाब किताब है। ठीक है ना? तो भाई ये सारे वही रीजन है जिनके ऊपर बच्चा काम करेगा तो कभी फेल नहीं होगा, जिनके ऊपर बच्चा काम नहीं करेगा तो फेल ही होगा। उन 55 में अपनी गिनती शुमार कर दे। ठीक है ना? अब बात आती है सर एआरटीटी की, जहां पे आप लोगों ने एडमिशन लिया है, वहां रिजल्ट क्या है? अच्छा वहां रिजल्ट को छोड़ो, सबसे पहले काम ये करते हैं, ये देखते हैं कि सर मैं आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक किस तरीके से पढ़ाऊंगा। फिर उनकी बेसिस के ऊपर रिजल्ट की बात करते हैं कि सर उसकी बेस के ऊपर अगर काम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहली एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डे वन। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डे वन का मतलब क्या है कि भाई देखो, कभी भी मैं आपको इस बात का रट्टा नहीं लगवाऊंगा यार ये फॉर्मूला है, ये कंडीशन है, ये ऐसे ही होता है। ऐसे ही क्या होता है यार? ऐसे ही का मतलब क्या है? कोई ना कोई पीछे लॉजिक होती है उस चीज के अप्लाई करने के, है ना? ऐसी कुछ नहीं होता। सो वो लॉजिक हमें पता चलेगी ताकि हमें एक्चुअल सिनेरियोज के अंदर भी वो कंडीशन अप्लाई करके हम वो फॉर्मूले को अप्लाई कर सके। ठीक है ना? अगर एक फॉर्मूला ड्राफ्ट हुआ हुआ है तो वो ड्राफ्ट कैसे हुआ हुआ है, कहाँ से आया वो? अब हमें क्या पता कहाँ से आया, नहीं हमें क्या, नहीं हमारा ही काम है पता करना कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी हमारी कब से? डे वन से। ठीक है? उसके बाद, उसके बाद प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस में आपको अपने हैंडआउट से करवाऊंगा। आपने 10 रुपए की बुक, 10 रुपए की बुक आपने बाहर से परचेज नहीं करनी। क्या मैंने बोला? क्यूएम के लिहाज से आपने 10 रुपए की बुक बाहर से परचेज नहीं करनी। जितना मटेरियल है मैं सारा मटेरियल आपको दूंगा। ठीक है? पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। ठीक है ना? फिर जिसको अगर हार्ड कॉपी करवानी हो तो वो अपना प्रिंट निकलवा सकता है। ठीक है? सारा का सारा मटेरियल मैं आपको दूंगा, कोई बुक बाहर से आपने परचेज नहीं करनी है। ठीक है ना? फिर से जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? छुट्टी करेंगे उसके बाद। असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट है। अदाने हो रही है? अच्छा, तो असाइनमेंट के अंदर क्या होगा? 10-15 सवाल होंगे, 20 सवाल वो करने होंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा। असाइनमेंट में कोई होंगे 450, 500, 600 ऐसे होंगे। ठीक है ना? ये पूरे असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज की बात कर रहा हूँ भाई। पीछे 15 चैप्टर हैं, इनको बता दिया ना। तो ये मैं पूरे क्यूएम पे 600 सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ भाई।
ऐसे गलतफहमी के शिकार मत हो जाना, मैं एक चैप्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ। 15 चैप्टर है बेटा, तो 600 इंटू 15 कर ले तो यही करता रहेगा सारी जिंदगी। अभी बताते कैसे होगा। आओ देखो, अब से असाइनमेंट देखो, मैं असाइनमेंट कभी भी जो है ना वो ऐसे ही रखता कि यार ये 20 सवाल है, ये आप कर लो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भाई, मिनिमम से मिनिमम जो असाइनमेंट के अंदर सवाल होंगे वो 150-200 होंगे एक चैप्टर के, और मैक्सिमम तो को 500-600 होंगे, ठीक है, पर चैप्टर, ठीक है ना। सो पूरे क्यूएम पे कोई हमें 2500-3000 सवाल हमने एमसीक्यूज की बेसिस के ऊपर असाइनमेंट में सॉल्व करने, जो प्रैक्टिस हैंड आउट कराया है उसमें 2000-3000 अलग होंगे सवाल, इसकी असाइनमेंट की बता रहा हूँ, ठीक है ना। 5-6 हजार सवाल इसमें असाइनमेंट में हो जाएंगे मिला के टोटल। ओरिएंटेशन है, मैं जब ही नहीं आता हूं, मैं मेरे को बुलाते भी नहीं है ये लोग। अच्छा, चौथे नंबर के ऊपर हम करेंगे असाइनमेंट डिस्कशन। बेटा कॉपी भी करते रहना साथ साथ इस चीज को। अब देखो, असाइनमेंट डिस्कशन का मतलब क्या है, अगर मैंने आपको 200 सवाल दिए हैं तो जाहिर सी बात है हर बच्चे से पूरे 200 तो होंगे नहीं, कुछ सवाल होंगे जिनमें उनको मसला आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर 200 में से 50 सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको मसला आ रहा है, तो वो क्या करोगे, बराबर ऐसे पूछोगे, उसको खुद नहीं पता, उससे भी नहीं हो रहा वो सॉल्व। अच्छा, है ही वही इंपॉर्टेंट चीज जो कि सॉल्व नहीं हो रही, कचरा चीज तो हो जाती है सॉल्व, है ही वही इंपॉर्टेंट चीज। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे तो फिर मैं आपके साथ करूंगा असाइनमेंट की डिस्कशन, वो सवाल डिस्कस करेंगे जो कि नहीं हो रहे सॉल्व आप लोगों से, ऐसा ना। फिर 5वें नंबर पे आता है आपके क्विजेस। भाई टेस्ट भी तो लेना है, ऐसी तो पता कैसे चलेगा हमें। फिर सर टेस्ट के बाद अब भाई क्विज दिया, 50 मार्क का क्विज था, 50 में से 30 मार्क आ गए। अब एक बंदा जिसने प्रैक्टिस की हुई हो, जिसने क्लासेस ली हुई हो, जिसने असाइनमेंट किया हुआ हो, असाइनमेंट डिस्कशन ली हुई हो, टेस्ट देने के बावजूद उसके 30 मार्क आए 50 में से, वो तो डूब के मर जाएगा, बोलेगा ये क्या हो गया। तो फिर असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। असाइनमेंट डिस्कशन के बाद, अच्छा बहुत से बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता, असाइनमेंट डिस्कशन कर ली तब भी समझ नहीं आया, क्लास में भी समझ नहीं आया। मेरा भाई मैं आपको सेपरेट डिस्कशन टाइम दूंगा। आपको कोई नहीं देगा, आपको कोई सेपरेट डिस्कशन टाइम नहीं देगा, मैं आपको दूंगा, ठीक है। आपको कोई चीज बैठनी समझनी है मुझसे, आप मुझसे पर्सनल बैठ के समझ लो, ठीक है ना। देखो सिंपल सी एक मिसाल है, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, पागल हूं मैं करता हूँ, बाकी टीचर्स नहीं करते। देखो सिंपल सी एक मिसाल है, सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर मुझे आज ये पता चल जाए कि यार मेरी बैक में दर्द हो रहा है, पेन होना शुरू हो रहा है मेरी बैक में, ठीक है ना। अब रोज डे बाय डे वो पेन बढ़ रहा है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पेन किलर खा रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, पेन किलर खा रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। एक दिन क्या हो गया, बहुत दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है बेटा अब तो बहुत हो गई, अब तो पहले आना चाहिए था आपको। तो डॉक्टर के पास में कब गया, जब इंतहा हो गई, अब तो मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गई, तब मैं डॉक्टर के पास गया। और अगर मैं पहले दिन ही चले जाता या दूसरे दिन चले जाता कि मेरी बैक में दर्द हो रहा, तो वो तभी मुझे दवाई देकर सही कर देता। अब जो पहला दर्द हो रहा था उसकी दवाई मिसाल के तौर पर 2 दिन खाता, सही हो जाता। अब जब मैंने सीवियर केस कर लिया अपना, अब तो मेरी ऑपरेशन की नौबत आ गई, ठीक है ना। तो अब टाइम भी ज्यादा लगेगा रिकवरी के अंदर, और टाइम लगेगा, पैसे भी ज्यादा लगेंगे मेरे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों के कोई चीज समझ नहीं आती है, मेरा भाई आज चीज समझ नहीं आई ना, मुझसे आज क्लास के एंड पे पूछो उसको, उसको घर लेके मत जाओ, उस घर ले जाके भाई, उस घर ले जाके ना उसको बढ़ाओ नहीं चीजों को, कि आज एक समझ नहीं आया, कल दूसरा समझ नहीं आया, तीसरा समझ नहीं आया, बस इतनी चीजें हो गई, बोलो समझ ही नहीं आ रहा मेरी तो कुछ। तो रोज समझो, और रोज जो चीज समझ नहीं आए मेरा भाई वो मुझसे क्लास के एंड पे आप लोग पूछ लो, ठीक है ना। मैंने आज तक किसी को टक्कर नहीं मारी है भाई पूछने वाले के। फिर सर सेपरेट डिस्कशन टाइम के बाद बहुत से लोग होते हैं जो कि नहीं पूछते, मैं गुस्सा करूंगा, ऐसा नहीं करता हूं, मैं कभी कभी करता हूं, मैं मोस्टली नहीं करता। तो सेपरेट डिस्कशन के बाद भाई आप मुझसे व्हाट्सएप कर दो यार,
ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा। अच्छा, बातों का पता है क्या होता है, बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज किए चले आ रहा है, सर को रिसीव हो गया सीन नहीं हुआ, रिसीव हो गया सीन नहीं हुआ, पीछे मैसेज पे मैसेज, सर 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 सर, कभी सीन नहीं करूंगा मैं। भाई बंदा दो मैसेज करे, तमीज से दो का रिप्लाई आ जाए तो फिर दो भेजे ना। अगर मेरे को एक साथ 20 मैसेज पढ़ने होंगे तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। दो मैसेज भेजो, फिर दो का रिप्लाई आया, फिर दो भेज दो, फिर दो भेज दो, ऐसे, ठीक है ना। तो बेटा आहिस्ता मैं अभी तुम्हारी क्लास है ना इसके बाद, है ना। हाँ 5 से 7 है ना क्लास, बताता हूँ अभी, अभी बताता हूँ बेटा। इधर आओ भाई, इधर आओ। अब भाई सीन क्या हुआ, पूरा सिलेबस हमने पढ़ लिया, डिस्कशन कर ली, क्विज़ेस हो गया, क्विज डिस्कशन हो गया, पूरा सिलेबस हमने पढ़ लिया। अब क्या करें, छुट्टी करें? नहीं, अभी छुट्टी नहीं करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। रिवीजन सेशंस होंगे, दोबारा से पढ़ेंगे वो काम जो पहले कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस अब डिफरेंट होंगे, अब सिनेरियोस डिफरेंट होंगे, अब टेक्निकल चीजें थोड़ी सी ज्यादा होंगी आपके पास, ठीक है ना। रिवीजन सेशन के बाद मैं आपके लूंगा बेटा ग्रैंड क्विजेस, ग्रैंड क्विज की सीरीज लूंगा। ग्रैंड क्विज में बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेरा भाई कुछ नहीं बचेगा तो मॉक ले लेंगे आपका। अच्छा, फिर कुछ नहीं बचेगा तो मॉक डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कराऊंगा, अल्लाह हाफिज हो जाएगा उसके बाद। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर एक बच्चा वो मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, वो मेरे साथ साथ हैंडआउट की प्रैक्टिस में, असाइनमेंट डिस्कशन में, असाइनमेंट की डिस्कशन में, प्रैक्टिस में, क्विज डिस्कशन और बाकी सारी चीजें फॉलो करता हुआ आ रहा है, तो कितने परसेंट चांस है कि उसका पेपर फेल होगा? फेल फेल होने की पूछ रहा मैं, कितने परसेंट चांस है कि बच्चा फेल होगा वो? मेरे लिहाज से 0% चांस है कि बच्चा फेल होगा। भाई नहीं होगा फेल, कभी जिंदगी में पेपर फेल नहीं होगा, किसी की ताकत नहीं है पेपर फेल कर सके आपका, अगर आप लोगों ने ये चीज करी हुई है तो। और अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं की हुई तो हर एक एक चीज उड़ाते रहो और 10% अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाते रहो। असाइनमेंट डिस्कशन हटाओ, 10% फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्विज हटा दो तो इस तरह की चीजें बढ़ती रहेंगी, ठीक है ना। तो मेरा भाई ये चीजें मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मेरा भाई आप लोगों ने ये चीजें लाजमी फॉलो करनी, और बच्चे फॉलो करते भी हैं। जो नहीं फॉलो करते ना, उन्होंने वैसी भी नहीं करना, उनके माँ बाप ने वैसी उनको गाड़ी दी हुई है। उनके पेरेंट्स ने उनको वैसे ही मोबाइल दिया भाई, 50-60 हजार रुपए का, 1 लाख रुपए का। आईफोन वाली इमाम तो यहाँ नहीं है ना? है? है? चेक करो, चेक करो, आईफोन है। अच्छा, नहीं आईफोन वाली इमाम यहाँ नहीं है, चलो शुक्र है, शुक्र है। या तो आईफोन आएगा या तो आईफोन दिलाने वाला आएगा, दोनों केस में आईफोन तो आएगा फ्यूचर में। अच्छा, कहने का मकसद ये है मेरा भाई, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे आपका कभी भी पेपर फेल नहीं होगा, किसी कंडीशन में पेपर फेल नहीं होगा, ठीक है ना। अब सर बात ये आती है, ये हो तो गया, पासिंग रेशो क्या है अगर मैं ये कर लूं या बच्चे अगर ये करते हैं, सो पासिंग रेशो उनका क्या है? भाई देखो, मैंने आपको बोला मैंने अक्टूबर से पढ़ाना शुरू किया था, अक्टूबर 2020 से पढ़ाना शुरू किया था, तो पहली अटेम्प्ट आई थी दिसंबर 2020 की। दिसंबर 2020 में जो रिजल्ट के स्टेटिस्टिक्स थे वो कोई 95 to 96% बच्चा पास था, ठीक है ना। फिर मेरा भाई आपके पास आया मार्च 2021, मार्च 2021 के स्टैटिस्टिक्स थोड़े से बढ़ गए, 97 to 98% हो गए, ठीक है ना। फिर आया जून 21,
जून 21 के अंदर ये परसेंटेज ऑन एन एवरेज बरकरार रही। फिर आया हमारे पास सितंबर 21, थोड़ी सी परसेंटेज इन्फ्लेट हुई, बच्चा 98 से 99% बच्चा पास हुआ। सिर्फ एक भंगी फेल हुआ था, वो ये बताऊंगा कि क्यों फेल हुआ था, ठीक है ना। दिमाग की खिड़की खुल गई थी असल में उसकी, बताऊंगा इससे क्या मतलब होता है। फिर मेरा भाई आया दिसंबर 21, फिर परसेंटेज कोई 97 to 98% रही। और फिर कहां तक गिनवाऊं, बहुत सारी लिस्ट है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद मेरा भाई ये है कि अगर आप ये मेरे साथ साथ फॉलो करते रहोगे, आपकी जो चांसेस हैं वो पास होने के बढ़ते रहेंगे। आप इनमें से कोई सा भी लेफ्ट राइट करोगे, आप ट्रैक से उतर जाओगे, और फिर ट्रैक पे वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। एक बार गाड़ी अगर ट्रैक पे चढ़ गई ना, तो फिर तो बड़ा आसान है चीजों को मैनेज करना। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ट्रैक पर चढ़ के वापस उतर गई, फिर वापस कम बैक करना बहुत मुश्किल है, ऐसा ना। सरफराज को कम बैक करने में कितना टाइम लग गया, विराट कोहली से अभी भी नहीं हो रहा कम बैक। तो कहने का मकसद ये है कि कम बैक की सिचुएशन ना बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं होता। तो दोस्तों इस चीज को अपने पास याद रखिएगा। ये जो हमने फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाया है कि किस तरीके से बढ़ेंगे, उसको भी अपने पास कॉपी कर लो। फिर चलते हैं कोर्स आउटलाइन के ऊपर, ठीक है। कर लिया, कॉपी कर लिया ये वाला साहब, कॉपी करने में तो मास्टर है हम लोग, है ना। चलो आओ देखो बेटा। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है। जब आप लोग मेरे साथ हैंडआउट में डिस्कशन कर रहे होंगे ना, तो मैंने एक चीज बनाई हुई जिसका नाम है डिफिकल्टी लेवल। भाई ये कौन है यार ये, आसान बेटा, बैग उठा फटाफट जा। एक चीज है जिसका नाम है दिया है हमने डिफिकल्टी लेवल। अब ये डिफिकल्टी लेवल क्या, देखो हर सवाल का एक क्राइटेरिया है मेरे लिहाज से, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ आई कैप में डिफिकल्टी लेवल 4 के सवाल आते हैं आई कैप में, है। नहीं नहीं, तय बोला था। तो डिफिकल्टी लेवल 4 के सवाल आते हैं, चलो छोड़ो 4 के नहीं 5 के आते हैं, या चलो छोड़ो 6 के आते हैं, ऐसे कर लो। 4 से 6 के बीच में आता है डिफिकल्टी लेवल, 6 से ऊपर के नहीं आते, 4 से नीचे नहीं आते, मतलब मॉडरेट लेवल का सवाल आता है। तो हम क्लास में कहां तक की प्रैक्टिस करेंगे, ना 7 करेंगे, 8 नहीं करेंगे, 9 भी नहीं करेंगे, 10 तक तो अब तक कर रहे थे। अब इंशाल्लाह कोई ये न्यू लेवल है। पहले सवाल देखना, फिर रिवॉर्ड का पूछना, सही है ना। तो कहने का मकसद ये है कि बंदा जो है ना वो 7 8 में ही पूरा हो चुका होता है, 10 में आते आते तो बिल्कुल बोलता कि छोड़ दूंगा अब मैं सी है। 11 12 में पता नहीं क्या हाल होगा, देखेंगे तो। लेकिन खैर, तो भाई क्यों करेंगे हम इतने लेवल के ऊपर सवाल, क्यों सॉल्व करेंगे, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, बताओ। हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने प्रैक्टिस करी हुई है क्लास में कि 4 × 5² डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9/2। अगर मैंने इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करी हुई है और पेपर में सिर्फ आता है कि 9/2, तो मैं मेरे कोई मसला ही नहीं है। इसीलिए जो बच्चा पुराना पास हो चुका है, उससे पूछोगे कि पेपर में क्या आता है, वो बोलता है भाई कुछ नहीं आता सर, ऐसी बेवकूफ बनाते हैं क्लास में। नहीं, बेवकूफ नहीं बना रहे। उसको बोलो बेटा अब्बू ने सॉल्व करवाया था, बोलेगा करवाया था, जब तो वो आसान लगा था। अगर मैं करवाता ही यही कि 4/2, तो फिर अगर वो सवाल आया था 9² डिवाइड बाय 2, तो फिर तो लटक जाता, बोलता सर ने तो कराया ही नहीं मुझे सवाल, ये सॉल्व। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर यूज भी करना आना चाहिए। कैलकुलेटर अपने आप में एक दुनिया है। हाँ इंशाल्लाह सारी चीजें आएंगी, इंशाल्लाह सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना।
फिर आप बोलोगे यार कैलकुलेटर में फंक्शंस कम है, पूछो वरना इन लोगों से, ये लोग ऐसे ही नहीं हंस रहे, सारे फंक्शन लगा दिए कैलकुलेटर के, तब भी आंसर नहीं आ रहा। अच्छा कैलकुलेटर हम सॉल्व करते हैं ना, कैलकुलेटर में हम सॉल्व करके इक्वेशन डाल के इक्वल टू दबाएंगे, फौरन आंसर आ जाता है। सो जाता है कि देखो पीछे आवाज आ रही है ना, सो जाता है वो, 10 मिनट बाद आंसर देगा। कैलकुलेटर भी बोलता है बस हो गई भाई, मेरे रेंज से बाहर हो गई, अब नहीं कर सकता मैं। दो कैलकुलेटर लेके बैठा असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए। चलो खैर, कहने का मकसद ये है कि की कैलकुलेटर की भी औकात से बाहर हो जाएगा। बोलेगा नहीं भाई अब बस बहुत हो गई, ठीक है ना। अब सर आते हैं हम लोग अपने पास अपने कोर्स आउटलाइन के ऊपर, ठीक है। देखते हैं कि कोर्स में क्या है। इसमें किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे खुले दिल से कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा ये सवाल सिर्फ तुम्हारे ध्यान में क्यों आया, बाकी के ध्यान में क्यों नहीं आया? अच्छा देखो एक बात और कि मैं भाई फ्रेंडली इन्वायरमेंट रख के पढ़ाता हूँ। मैं ऐसा सड़ा हुआ मुंह बना के नहीं आता क्लास के अंदर के बच्चा देख के बोले भाई ऑनलाइन ही सही है, ठीक है ना। अच्छा कुछ इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज होती हैं जो कि ऑनलाइन वालों के लिए नहीं होती, वो फिजिकल वालों को मिलेंगी, ऑनलाइन वालों को नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो ऑनलाइन वाले बाद में शिकायत नहीं करना कि आप हमें बातें नहीं बताते, ठीक है ना। वो फिजिकल वालों को बताऊंगा सिर्फ मैं, चुप हो जा। हाँ तो वो जो 1% बच्चा फेल हुआ था यहाँ, भाई उसकी दिमाग की खिड़की खुल गई थी असल में। अब दिमागी खिड़की का मतलब क्या है कि उसकी कहीं और दोस्ती हो गई थी, तो लंच वगैरह की ड्यूटी लग गई थी। तो वो असल में क्या हुआ था कि उसकी दिमाग की खिड़की खुल गई थी, फिर लंच वगैरह की ड्यूटी उसकी लग गई, बैलेंस वगैरह की ड्यूटी उसकी लग गई, पिक एंड ड्रॉप भी पता नहीं ड्यूटी लगी नहीं लगी लेकिन लग गई होगी। तो फिर वो जब ये काम होगा तो फिर सीए नहीं होगा, फिर कुछ और होगा, सीए नहीं होगा फिर, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि बंदा हर इन वसवसों से जो ना दूर रहे अपने आप को। ठीक है भाई, तो आओ अपने पास चलते हैं कोर्स आउटलाइन के ऊपर। देखो बेटा, प्लीज इधर देखो, शाबाश। क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स के अंदर कुल टोटल 15 चैप्टर्स हैं। चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटेटिव मेथड्स बाकी पीआरसी में सारे सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा लेंदी है। चैप्टर्स के लिहाज से किसी सब्जेक्ट में भी आपके पास 15 चैप्टर नहीं है, पहले तो 19 थे, ये अब कम हो गए, ठीक है ना। तो 4 चैप्टर जो थे वो एलिमिनेट हो गए अपने पास से, ठीक है ना। तो 15 चैप्टर्स हैं और टोटल जो आपके पास मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स का पेपर है। साथ साथ मेरे कॉपी भी करिएगा, मूवी मत देखिएगा। तो 100 मार्क का पेपर है, पीछे 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर्स को आई के अपने बेटा दो मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। दो मेजर पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक आपके पास है मैथ्स पोर्शन और आपके पास एक है स्टैट्स पोर्शन। दो पोर्शन आपके पास है, एक मैथ्स का हिस्सा है, एक स्टैट्स का हिस्सा है। मैथमेटिक्स के कुल टोटल आपके पास 6 चैप्टर्स हैं। इसका मतलब अगर 15 में से 6 चैप्टर मैथ्स के हैं तो मैथमेटिक्स आपके पास कितने परसेंट हो गया बेटा फिर? 40% हो गया। 40% मैथ्स का हिस्सा है और 60% स्टैट्स का हिस्सा है। स्टैट्स में आपके पास 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है ना।
अब भाई इन 15 चैप्टर्स के अंदर इन 15 चैप्टर्स को आईकेप ने 5 ग्रेड के अंदर बाइफरकेट किया हुआ है। एक, और 5। 5 ग्रेड्स के अंदर बाइफरकेट किया हुआ है आईकेप ने इन 15 चैप्टर्स को। जो फर्स्ट ग्रेड है वो हमारे पास है बेसिक मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज है वो मेरा भाई कोई 10 से 20 मार्क्स की है। 10 से 20 मार्क्स का आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स टेस्ट होगा। और मैं बोलता हूं 10 से 20 मार्क में भी टेस्ट नहीं होगा, कोई 10 से 12 मार्क, 15 मार्क, 14 मार्क पे रहेगा, बस 20 पे नहीं जाएगा। सेकंड हमारे पास एक चीज, इसका नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स प्यारे बच्चों आपके पास कोई 15 से 25 मार्क्स तक का टेस्ट होगा। लेकिन ये 15 से 25 पे टेस्ट होगा नहीं, ये आपके पास जाएगा 25 से 30 के ऊपर। ठीक है ना। पहली वाले बेटे 10 से 20 मार्क्स की नहीं होगी, 10 से 14 मार्क्स तक की रहेगी, 10 और 14 के बीच में। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाली ग्रेड आपके पास जो है वो 25 से अराउंड कोई 30, 32, 34 तक जाएगी। ठीक है ना। बहुत की एरिया है, बहुत की रोल है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का पूरे सीए की लाइफ में। आपको पता है ये वाहिद वो चैप्टर है आपके पास फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जो कि आपको पीआरसी में पढ़ाया जाता है। कैफ के कैलकुलेशन के पेपर्स में हर जगह आपको ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का रोल नजर आएगा, फाइनेंस के हर पेपर में नजर आएगा। इनफैक्ट सीए फाइनल्स में MSA 1 MSA 2 के पेपर्स में भी इसका इंपैक्ट नजर आएगा आपको। सो आईकेएफ ने एक चीज जो आपको पीआरसी में सिखा रहा है और कहां तक पहुंचा रहा है, फाइनेंस तक, तो जाहिर से ज्यादा कुछ ना कुछ तो रखा होगा, चूरन तो नहीं बेचना है इसमें, है ना। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि 450 सवाल सॉल्व करने असाइनमेंट में। ठीक है, तीसरा हमारे पास है ग्रेड डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस आपके पास कुछ 20 से 30 मार्क्स तक का टेस्ट होगा। फोर्थ आपके पास ग्रेड है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगेन 15 से 20 मार्क्स तक के बीच में आएगा। और फिफ्थ ग्रेड है हमारे पास डिसीजन सैंपलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सैंपलिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑन एन एवरेज कोई 20 से 25 मार्क्स तक का आएगा। ठीक है ना। डन, कॉपी कर लिया, कमाल है। कॉपी करने की स्पीड, इतनी स्पीड क्यों है तुम लोगों की। हाँ, बताओ बताओ, जो जहन में आ रहा है बोलो। तो क्या हुआ। तो मैं कौन सा उर्दू लिख पा रहा हूँ, तो इंग्लिश लिख पा रहा हूँ। वो दो लड़के जो है ना वो एग्जाम दे रहे होते हैं, तो टीचर आखिरी के आधे घंटे में बोलती है कि अब जिसके पास जो है वो निकाल के कर लो। अच्छा भाई, अब पीछे वाला बच्चा तो नहीं कर रहा होता, शरीफ होता, वो आगे वाला कर रहा होता। अच्छा, तो पीछे वाले को भी नहीं था। तो अच्छा, ऐसे लोग जो ना वो बड़े दरिया दिल होते हैं। एक मटेरियल से खुद कॉपी कर लेंगे, दूसरे को दे देंगे, ये ले भाई तू कर ले।
अपना काम हो जाएगा, दूसरे को दे देंगे, ऐसे नहीं फेंक देंगे, दूसरे को दे देते हैं। और एक वो होता है जो दूसरे को दे नहीं रहता तो पीछे वाला देखने की कोशिश कर रहा होता साइड से, तो उसको बोलता है भाई तुझे जो समझ आ रहा तू लिख ले। ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं भाई बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड में हमारे पास क्या क्या हिसाब किताब है। ग्रेड 1 देखते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखिए बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कुल टोटल 4 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैथमेटिकल इक्वेशन, एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 आपके पास है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 3 आपके पास है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। और प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 आपके पास है लीनियर प्रोग्रामिंग। बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड में आपके पास 4 चैप्टर आते हैं ये, ठीक है ना। फिर ग्रेड 2 देखते हैं। ग्रेड 2 है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बेटा सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग, और चैप्टर नंबर 6 को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग। अच्छा, अगर आप अपने स्टडी टेक्स्ट में देखोगे चैप्टर नंबर 5 का नाम लिखा होगा उसमें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और चैप्टर नंबर 6 का नाम लिखा होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोस, ठीक है ना। तो ये मैंने पुराने स्टडी टेक्स्ट के नाम यूज करे हैं दोनों, यहाँ पे कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग है। बात वही है कि सिर्फ चैप्टर के नाम चेंज कर दिया है कि अपने, सही है ना। फिर आपके बाद आता है तीसरे नंबर पर कौन सा, डेटा एनालिसिस। अब भाई डेटा एनालिसिस के अंदर आपके पास आते हैं 4 चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है डेटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 का नाम है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डेटा। चैप्टर नंबर 9 का आपके पास नाम है इंडाइसेस, और चैप्टर नंबर 10 आपके पास है, इसका नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है ना। कर लिया कॉपी। ओके, 4th ग्रेड।
क्या नाम है फोर्थ ग्रेड का? प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 का नाम है प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। और चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 का नाम है आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। फिर आती है फिफ्थ ग्रेड। क्या नाम है फिफ्थ ग्रेड का? सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग ना। अब सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर बचते हैं सिर्फ 3 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसको पूरा लिखो प्लस के डालकर एस्टिमेशन। स्टडी टेक्स्ट में सिर्फ सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। फिर आता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नाम है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर आता है हमारे पास बेटा चैप्टर नंबर 15 काय स्क्वायर टेस्टिंग। ये चाय नहीं है भाई, चाय नहीं पढ़ना है इसको, ये है काय स्क्वायर टेस्टिंग, ठीक है ना। डन कर लिया कॉपी? वाह क्या बात है। दोबारा सा सब दिखा दूं, देख लो। ये आ गए बेसिक मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर्स, डेटा एनालिसिस के 4 चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 2 चैप्टर्स, सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के 3 चैप्टर्स। बस इतना ही है और नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक याद रखना कि मेरा भाई कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है। अब कैलकुलेटर कौन सा वाला लोगे ये बात आती है। तो कैलकुलेटर्स के लिए आप लोगों ने केसीओ का कैलकुलेटर कोई ले लेना, ठीक है। आजकल केसीओ का 2nd एडिशन है जो कि फुल ब्लैक कलर में है, ठीक है ना। उसकी की वगैरह भी ब्लैक है, उसकी केसिंग भी ब्लैक है, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेटर आप अपने पास ले सकते हो। कैलकुलेटर कोई भी हो उसमें 8 मोड्स होने चाहिए। जब आप कैलकुलेटर लोगे तो ऑन की के साथ मोड की होगी, तो उसको प्रेस करोगे तो 8 मोड होने चाहिए, ठीक है ना। तो 8 मोड है तो वो आप कैलकुलेटर ले सकते हो। अगर 3 मोड है या 4 मोड है तो आप वो कैलकुलेटर मत लेना, वो किसी काम का नहीं है हमारे। 8 मोड वहां लेना। और एक कैलकुलेटर इसका नाम है क्लासविज। क्लासविज का कैलकुलेटर देखा है? क्लासविज का कैलकुलेटर देखा है? नहीं देखा। क्लासविज का कैलकुलेटर आगे से ब्लैक होता है, पीछे से जो है वो व्हाइट होता है, और उसकी कीज जो है ना वो सिल्वर कलर की होती है, ठीक है ना। उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है केसीयू की हेडिंग के साथ क्लासविज का क्लासविज। सो क्लासविज वाला कैलकुलेटर नहीं लेना है। एक तो ये है भी महंगा, कोई 6,500 7,000 8,000 ऐसे होगा, ठीक है ना। और फिर हमें अलाउ भी नहीं है, ठीक है। चलो ले तो ले बंदा, लेकिन जब अलाउ ही नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, पेपर में थोड़ी यूज कर सकता हूँ। तो इसीलिए आप केसीयू का 2nd एडिशन आप अपने पास परचेज कर लीजिएगा, ठीक है।
और कैलकुलेटर परचेज करने से पहले जब परचेज कर रहे हो तो उसकी पिक्चर मुझे भेज भी देना। ऐसा नहीं हो कोई दूसरा उठा कर लिया और फिर मैं बोलूंगा बाद में चेंज करना है, ठीक है ना? तो पिक्चर मुझसे वेरीफाई भी करवा लेना, सही है? अच्छा, अब एक चीज है, हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न। पेपर कैसे आता है? अब देखो, पेपर जो है हमारे पास वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क का पेपर है। पहले जब एएफसी था, जब एएफसी होता था तो सिर्फ क्यूएम 100 मार्क का पेपर होता था, बाकी सारे 50-50 मार्क के होते थे, ठीक है ना? फिर जब से पीआरसी शुरू हुआ तो हर पेपर 100 मार्क का हो गया, ठीक है ना? 100 मार्क का पेपर है। पहले जो आपके पास एमसीक्यूज आते थे वो 70 एमसीक्यूज आते थे, अब 50 एमसीक्यूज आते हैं। 2 मार्क का एक एमसीक्यूज आता है इसका मतलब, अब ठीक है ना? टोटल जो आपके पास टाइम है वो 2 आवर्स है। सिर्फ 2 घंटे का आपके पास टाइम है आपको उसको सॉल्व करने के लिए। और ये आपके पास एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है ना? सीबी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। अब सर, पेपर पैटर्न में क्या हिसाब किताब है? देखो, पेपर पैटर्न के दो हिस्से हैं। एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है और एक थ्योरी वाला पार्ट है। कैलकुलेशन के दो, वो पेपर पैटर्न दो हिस्सों में डिवाइड है, कैलकुलेशन भी आती है और थ्योरी के सवाल भी आते हैं। कैलकुलेशन आपके पास दो चीजों पे बेस करती है, एक मैथ्स पोर्शन, एक स्टैट्स पोर्शन, ठीक है मेरा भाई? तो मैथमेटिक्स आपके पास कोई अराउंड आएगा 40%, 40 से 50% आपके पास स्टैट्स आएगा, ठीक है ना? और सर थ्योरी आपके पास स्टैट्स पोर्शन से आएगी, क्योंकि थ्योरी मैथ्स पोर्शन में नहीं होती है, तो थ्योरी स्टैट्स पोर्शन में आएगी आपके पास कोई 10 से लेकर 20% तक, ठीक है ना? तो अगर 100 मार्क का पेपर है और 50 एमसीक्यूज हैं, तो 50 एमसीक्यूज में से 40% सवाल मैथमेटिक्स के, तो कितने 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 सवाल हो गए फिर? 20 एमसीक्यूज हो गए। इसका मतलब मैथ्स पोर्शन से 20 एमसीक्यूज आएंगे। 20 एमसीक्यूज, 20 से 25 एमसीक्यूज आपके पास 20 से 25 एमसीक्यूज पूरा लिख लेते हैं इसको, 20 से 25 एमसीक्यूज आपके पास जो है वो स्टैट्स पोर्शन से आएंगे, कैलकुलेशन के। और फिर थ्योरी आपके पास कितने का बचा भाई? 5 से 10 एमसीक्यूज आपके पास थ्योरी के आएंगे, ऐसा ना? तो ये आपके पास एग्जाम पैटर्न है। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें, ताकि उसको डिस्कस कर सके हम। जी भाई, किसी का कोई सवाल नहीं है? खुश हो तुम लोग सारे? अच्छा, एक चीज होती है, मेडिकल वाले जरा अपने आप को वो करवाएं, आइडेंटिफाई करवाएं, मेडिकल वाली आवाम कौन सी है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मेडिकल वाली आवाम आइडेंटिफाई करवाओ। अच्छा, मेडिकल वालों को एक मसला होता है कि यार, मैथ्स तो पहले पढ़ी थी हमने मैट्रिक में, मैट्रिक करे हुए 2 साल हो गए, अब तो मैथ्स में कुछ नहीं पता। ऐसा है या नहीं है? अब मैथ्स में डर भी लगता है कि मैं, मुझे सिर्फ माइनस माइनस प्लस समझ में आता है, प्लस माइनस माइनस समझ में आता है, इसके ऊपर मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो कहने का मकसद ये है कि आपने डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना?
हम सारी चीजें बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब बेसिक का ये मतलब नहीं मैं आपको 2 का टेबल याद करवाऊंगा, मैं प्लस माइनस आपको बताऊंगा, ठीक है ना, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड आपको बताऊंगा, ठीक है। बेसिक का हरगिज ये मतलब नहीं कि ये सोच के तुम लोग बैठ जाओ कि हम ये करेंगे बेसिक के अंदर, ठीक है। तो हम लोग सारी चीजें बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इंटर कॉमर्स वाला बच्चा, अभी इतने सारे हो गए ये, अब तक तो 3 थे, अब बढ़ गए। अच्छा, इंटर कॉमर्स वाला बच्चा ना खूब चौड़ा हुआ होता है कि मेरे को अकाउंटिंग आती है, मेरे को इकोनॉमिक्स आती है, और मैंने स्टैट्स भी मुझे आती है। हकीकत में पता है क्या है, उनको इन तीनों सब्जेक्ट का 2% नहीं आता, उनको इन तीनों सब्जेक्ट का 2% नहीं आता। रीजन पता है क्या है, रीजन छोड़ो, चलो कैसे पता चलेगा कि जना में कितना आता है। एक काम करना, कभी ना अकाउंटिंग क्लास में बैठ के देखना, अकाउंटिंग क्लास हो गई, सर ने पेपर पैटर्न वगैरह डिस्कस किया, पढ़ाया कुछ है, तो 1-2 दिन क्लासेस लेना अकाउंटिंग की, पे पता चलेगा अकाउंटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कोई चीज आता है तो डेबिट होता है, कोई चीज आता है तो क्रेडिट होता है, ये रट्टा यहाँ नहीं चलेगा। आ रही समझ में। इंजीनियरिंग वाले तो कोई नहीं है हम क्लास में, इंजीनियरिंग वालों को एक बड़ा, मैं समझता हूँ, घमंड होता है अपने ऊपर कि हमें मैथ्स बड़ी अच्छी आती है ना। ऐसा है या नहीं है, आती है ना मैथ्स, आती है तुम लोगों को, इतनी सारी मोटी मोटी बुकें हमने सॉल्व की थी 2, और तो ऐसा गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं रहना, ठीक है। सारा दूध का दूध, सारा पानी का पानी हो जाएगा, सिर्फ पानी बचेगा, दूध तो बचेगा ही नहीं, सिर्फ पानी बचेगा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई हम बहुत सारी चीजें जो कि आइंदा आने वाले टाइम के अंदर हम सीखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक काम करते हैं, अपनी डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और ये है कि मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है अपना डिस्कशन का, ठीक है ना। मैं प्राइवेट ग्रुप, वो वाला जो ग्रुप है अपना ऑफिशियल वाला ग्रुप, उसके ऊपर मैं चीजें नहीं भेजता हूँ, ठीक है ना। सो मेरा एक नंबर नोट कर लो, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दोगे तो मैं आपको जो है अपने डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। ये नंबर अपने पास सेव कर लेना। 2 चीजें और, एक कॉपी कर लो पहले, ठीक है। अच्छा, 2 चीजें और। पहली चीज ये है कि भाई आपने क्वांटिटेटिव मेथड्स का, आप, हाँ देखो, नंबर है 03042507 492। अपना नाम लिख के मुझे मैसेज कर दिएगा, ठीक है ना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेरा नाम क्या है, कौन पूछा ये, मेरा नाम है, कभी फेसबुक पे जाके पूछना ये नाम, फिर पता चलेगा है, या कभी किसी ग्रुप में पोस्ट डाल के देख लेना है। आप क्या कर लूं मैं, वायरल चल रहा हूँ फेसबुक पे, पता नहीं यार, बच्चे छोड़ते ही नहीं है। छोड़ो, इधर देखो। अब कहने का मकसद ये है कि यार क्वांटिटेटिव मेथड्स के लिए आपने 2 रजिस्टर लेने पड़ेंगे, ये सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, 2 रजिस्टर जो ना, ये खवातीन अपनी सेहत के हिसाब से रजिस्टर नहीं ले लें 100 पेज वाले, इतने इतने से रजिस्टर नहीं लेना, एक हफ्ते में भर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। थोड़ा बड़ा रजिस्टर लेना, और थोड़ा बैग भी बड़ा सा ले लो, यार कितना बड़ा, ये छोटे मोटे बैग जो है ना, ये पिकनिक के लिए रखो, बड़े बैग ले लो। तो 2 रजिस्टर लेने पड़ेंगे, एक हमारी जो है वो क्लास का रेगुलर रजिस्टर होगा। मुझे हरगिज ये पसंद नहीं है कि आप मेरे ही रजिस्टर के अंदर या किसी और के रजिस्टर में मेरा काम कर रहे हो, या मेरे रजिस्टर में किसी और का काम कर रहे हो,
ठीक है, एक क्लास का रजिस्टर होगा, एक आपका रजिस्टर होगा असाइनमेंट्स का। असाइनमेंट का रजिस्टर आप लोग घर पे रखोगे, क्लास का रजिस्टर आप अपने पास कैरी रखोगे, ठीक है, जब जब क्लास हुआ करेगी। असाइनमेंट का रजिस्टर आप तब लेके आया करोगे जब हम असाइनमेंट डिस्कशन किया करेंगे या जब मैंने असाइनमेंट चेक करना होगा, ठीक है ना। अदरवाइज असाइनमेंट का डिस्कशन का रजिस्टर आपका घर से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2 रजिस्टर आपने लेने होंगे और एक कैलकुलेटर अपने पास लेना होगा। कल तो हमारी क्लास नहीं है, परसों हमारी क्लास होगी, तो बराए मेहरबानी क्लास का रजिस्टर और कैलकुलेटर आप सबके पास हो लाजमी, ठीक है ना। चलो बस इंशाअल्लाह कल मुलाकात करते हैं, परसों। अल्लाह हाफिज।